लोग सोचते हैं जब वो SIF देखते हैं कि ये बहुत मल्टीबैगर देने वाला है, लेकिन SIF है क्या? एक म्यूचुअल फंड है जिसमें थोड़ी शॉर्टिंग और डेरिवेटिव की फ्लेक्सिबिलिटी है। आम तौर से वो शॉर्टिंग और डेरिवेटिव किस लिए यूज करी जाती है? रिस्क कम करने के लिए। तो एक्चुअली ये रिस्क मैनेज्ड प्रोडक्ट है। आम तौर से SIF क्या करेगा? फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न देगा कम रिस्क के साथ, मिड कैप फंड का रिटर्न देगा शायद थोड़ी कम रिस्क के साथ, पैफ या इक्विटी सेविंग का रिटर्न देगा थोड़ी कम रिस्क के साथ। आई थिंक इक्विटी कैटेगरी में पोटेंशियल है कि ये फंड्स इक्विटी या निफ्टी को बीट करें कम रिस्क के साथ। जैसे मुझे लगता है एक्स टॉप 100 जो कैटेगरी है बहुत अच्छी कैटेगरी है। अगर आप अच्छे तरीके से इस फंड को चलाएं तो आप मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स को बीट कर सकते हैं और स्मार्टली थोड़ी रिस्क कम कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर का तो सेंटिमेंट ही बदल गया है बिकॉज ऑफ पास्ट रिटर्न। नाउ अगेन व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू थ्रू आउट दिस कन्वर्सेशन, पास्ट रिटर्न्स देख के बायस नहीं होना है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी देखते हैं। लॉन्ग टर्म आई थिंक गोल्ड इज लाइक अ जोकर इन योर पोर्टफोलियो। बुरे वक्त में जब इक्विटी मार्केट में बुरा वक्त आता है, वो आके आपको सरप्राइज देके पोर्टफोलियो की प्रोटेक्शन देता है। सिल्वर इज लाइक, इफ गोल्ड इज द लार्ज कैप कमोडिटी, सिल्वर इज द मिड कैप। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है। वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन, कमोडिटी, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में वी हैव वेरी वेल नोन पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, मिसेस राधिका गुप्ता, हु इज द MD एंड CEO ऑफ Edelweiss म्यूचुअल फंड। मिसेस राधिका की लीडरशिप में कंपनी ने एक मीटियोरिक राइज देखा है। उनका AUM 31 मार्च 2017 से जो 6,500 करोड़ था, वो बढ़कर 31 जुलाई 2024 तक 1.4 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। राधिका यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के वॉर्टन स्कूल से ग्रेजुएट हैं। राधिका एक हेज फंड मैनेजर, एंटरप्रेन्योर और ऑथर भी हैं। 2022 में उन्होंने लिमिटलेस लिखी, जो आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट से सक्सेस तक ले जाने वाली पाथ ब्रेकिंग गाइड है। कॉर्पोरेट इवेंट्स और पॉडकास्ट में उनकी मोटिवेशनल सेशंस की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखती है कि वो फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और मेंटल रेजिलियंस दोनों पर लोगों को एम्पावर करने के लिए कमिटेड है। राधिका को फोर्ब्स, फॉर्च्यून और बिजनेस टुडे ने इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस की लिस्ट में शामिल किया है और इकोनॉमिक टाइम्स ने उन्हें इंडियाज हॉटेस्ट 40 यंग बिजनेस लीडर्स में लिस्ट किया है। फाइनेंस डोमेन में उनकी ग्लोबल रेपुटेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2022 में उन्हें यंग ग्लोबल लीडर का टाइटल दिया और 2023 में उन्हें जेरोम फिशर प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का डिस्टिंग्विश्ड अलुमनाई अवार्ड मिला। वो शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की जज भी रही हैं और GQ इंडिया ने उन्हें 35 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यंग इंडियंस में इंक्लूड किया है। Hello everyone, welcome back to Mutual Fund Ki Baat. Thank you so much for joining us again this week. On very special demand, we have with us again Ms. Radhika Gupta, who is the MD and CEO of Edelweiss Mutual Fund. Hello Radhika, thank you so much, and welcome back to Mutual Fund Ki Baat. Thank you. Always nice talking to you, Namrata. I think we've done tons of these, but always nice to be back. Sure. Thank you so much, Radhika. And Radhika, हमें हमेशा पूछा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर ग्रेट, एंड आई थिंक म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत सारे लोग अब देयर इज सो मच अवेयरनेस विच इज़ हैपनिंग, जिसकी वजह से अभी हमारा म्यूचुअल फंड्स में जो है काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी आता है। लेकिन आई थिंक इन्वेस्टर्स हमेशा ये ढूंढते हैं कि ऐसे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी हैं क्या, जो जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लॉट ऑफ आवर क्वेश्चंस आर गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड SI, which is specialized investment funds. And of course, Radhika is our expert who's going to help us understand and navigate this particular topic. Yeah. So let's get started, Radhika. And हमने आजकल SIF के ऊपर बहुत सारा चर्चा हो रहा है, बहुत सारे SIF प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में। तो सबसे पहले राधिका जी, आप हमें ये बताइए कि एक म्यूचुअल फंड में और एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड जो SIF होता है, उसमें डिफरेंस क्या है? तो एक्चुअली काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं और थोड़े डिफरेंसेस हैं, एंड मैं दो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके SIF समझाती हूँ। एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ अ म्यूचुअल फंड, एज आई सेड, सब म्यूचुअल फंड से वाकिफ़ हैं, हाईली रेगुलेटेड, यू कैन स्टार्ट एट 100 रुपीज़, वेरी नाइस टैक्स ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ दैट स्टफ एवरीबडी नोज, तो मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी। Some people would have heard of alternative investment products like PMS or AIF, which are not meant for retail investors where the starting ticket size could be 50 lakhs or 1 crore, but they have more investment flexibility than a mutual fund. For instance, derivative का usage उनमें ज़्यादा flexible है, and we can talk about that. REIT, InvIT ऐसी चीज़ों का usage ज़्यादा flexible है, डेली redemption की वो नहीं है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और उनकी टैक्सेशन ट्रीटमेंट भी थोड़ी अलग है। SIF मेरे हिसाब से बीच का प्रोडक्ट है।
म्यूचुअल फंड और जो आपके ट्रेडिशनल पीएमएस है उनके बीच का प्रोडक्ट है. बेसिकली इट इज लाइक अ म्यूचुअल फंड इन स्ट्रक्चर, इन टैक्स ट्रीटमेंट, बट द स्ट्रेटजीज आर मोर सोफिस्टिकेटेड, and hence the minimum is 10 lakhs. It's not 50 lakhs, it's not 1 crore. So I would say evolved investor के लिए alternative light kind of product है, जो आपको नए नए तरह के इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स का एक्सेस दे सकता ओके ओके. सो राधिका जी, जब हम एस की बात करते हैं इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करी जाती हैं, तो क्या आप हमें उन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बता सकते हैं? है. तो मैं आपको थोड़ा कैटेगरीज के बारे में बता सकती हूँ और फिर उसके मुताबिक क्या पोटेंशियल स्ट्रेटजीज हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं. जैसे कि सब म्यूचुअल फंड में वाकिफ हैं, देयर इज इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड, ये तीन कैटेगरीज म्यूचुअल फंड में होती हैं. अब एसआईएफ में भी तीन कैटेगरीज हैं, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड. इक्विटी कैटेगरी में तीन तरह के फंड्स अलाउ करे गए हैं, हाइब्रिड में दो और डेट में दो. अब इनको कैसे समझा जाए? सो फॉर इंस्टेंस इक्विटी कैटेगरी में पहली कैटेगरी है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट. ये साधारण तरीके से कैसे समझें? ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें 25% आप शॉर्ट भी कर सकते हैं. ऐसे ही एक और कैटेगरी है इक्विटी में एक्स टॉप 100. अब दिस इज ए मिड एंड स्मॉल कैप फंड जहां 25% शॉर्ट भी कर सकते हैं. इक्विटी में एक कैटेगरी है सेक्टर रोटेशन. आप दो सेक्टर लॉन्ग कर सकते हैं, दो सेक्टर शॉर्ट कर सकते हैं. डेट में दो कैटेगरी हैं. एक सेक्टर लॉन्ग शॉर्ट है जो कि क्रेडिट फंड है, लेकिन यहाँ आप शॉर्ट भी कर सकते हैं. और एक डायनामिक बॉन्ड फंड है जहां आप शॉर्ट भी कर सकते हैं. और हाइब्रिड में दो कैटेगरी हैं. एक मल्टी एसेट फंड से सब वाकिफ हैं, वहां आप शॉर्ट कर सकते हैं. और एक हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट जो जैसे बैफ होता है, वहां भी आप शॉर्ट कर सकते हैं. सो बेसिकली तीन बड़ी सब कैटेगरीज, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, और उसमें मल्टीपल ऑप्शंस म्यूचुअल फंड की तरह. सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ आप शॉर्ट भी कर सकते हैं. द थिंग इन एसआईएफ दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग अकॉर्डिंग टू मी इज कि एक ही कैटेगरी में आप देखेंगे बहुत वैरायटी आएगी, क्योंकि सेबी ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको दी हुई है, जो कि मैं मानती हूँ बहुत अच्छी बात है. जैसे ये एक्स टॉप 100 प्रोडक्ट है, कोई उसमें 50% लॉन्ग का फंड चला सकता है, 10 शॉर्ट, कोई 75 लॉन्ग, कोई 20 शॉर्ट चला सकता है. तो बहुत जरूरी है जानना कि आपका फंड मैनेजर और फंड हाउस हर कैटेगरी में एक्चुअली कर क्या रहा है, उसकी रिस्क क्या है, उसका मार्केट एक्सपोजर क्या है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है. ओके ओके. सो राधिका जी, हम ना वो स्पेकुलेशन के बारे में बात कर रहे थे कि हम लॉन्ग शॉट कितना कर सकते हैं, एंड आई थिंक आप हमें ये बता रहे थे कि 25% इज द मैक्सिमम दैट वी कैन डू इन टर्म्स ऑफ शॉर्टिंग, राइट? या तो क्या आप उसके ऊपर थोड़ा और एलाबरेट कर सकते हैं? यस, सो बेसिकली आप जब पोजीशंस ले सकते हैं, इन सिंपल टर्म्स, यू कैन आइदर बी बुलिश ऑन समथिंग, यू कैन बी बेरिश ऑन समथिंग. नाउ या. लॉन्ग पोजीशन, द टोटल लॉन्ग प्लस शॉर्ट पोजीशन जो आप ले सकते हैं वो 100 रुपए है. तो अगर आपने 100 रुपए डाले, आप 100 रुपए से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं ले सकते. इसका मतलब आपके लिए क्या है कि जितना आपने पैसा डाला है उससे ज्यादा का एक्सपोजर नहीं है, तो उससे ज्यादा लॉसेस नहीं हो सकते. ग्लोबली जैसे लोग हेज फंड्स जब देखते हैं, तो एक हेज फंड में आप 100 रुपए की पोजीशन पे आपको 700 रुपए का एक्सपोजर मिल सकता है. तो ये हेज फंड नहीं है. अभी वो लॉन्ग एंड शॉर्ट का स्प्लिट क्या है? 100 रुपए में आप सबसे ज्यादा क्या कर सकते हैं? 75 लॉन्ग, 25 शॉर्ट. 25 से ज्यादा आप शॉर्ट नहीं ले सकते. ये सारी गार्ड रेल्स रेगुलेटर ने मेरे हिसाब से बनाई है, जिससे कि ये इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़े और इस प्रोडक्ट में रिस्क थोड़ा कंटेन. ओके. सो नाउ दैट यू टॉकिंग अबाउट रिस्क, राइट, आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक एसआईएफ प्रोडक्ट में रिस्क कितना होता है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर. नाउ आइडियली एज एन इंडस्ट्री मुझे लगता है कि हम म्यूचुअल फंड समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ. राइट, और हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं कि लोगों को म्यूचुअल फंड समझे, ये समझे कि उसमें डायरेक्ट एक्विटीज़ के कंपैरिजन में रिस्क कम हो जाता है. नाउ कम्स एसआईएफ एज अ ग्रेट प्रोडक्ट. तो आप हमें ये बताइए कि एज एन इन्वेस्टर जो आपने बोला था कि शायद एक इवॉल्व्ड इन्वेस्टर है वो इसमें इन्वेस्ट करेगा, तो उसके लिए रिस्क कितना होगा और हम उस रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं? तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, और मुझे लगता है एसआईएफ का कोर ये है कि वो रिस्क एडजस्टेड प्रोडक्ट है. लोग सोचते हैं जब वो एसआईएफ देखते हैं कि ये बहुत मल्टी बैगर देने वाला है, लेकिन एसआईएफ है क्या? एक म्यूचुअल फंड है जिसमें थोड़ी शॉर्टिंग और डेरिवेटिव की फ्लेक्सिबिलिटी है. आम तौर से वो शॉर्टिंग और डेरिवेटिव किस लिए यूज करी जाती है? रिस्क कम करने के लिए.
तो एक्चुअली ये Okay. रिस्क मैनेज्ड प्रोडक्ट है। आमतौर से एसआईएफ क्या करेगा, फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न देगा कम रिस्क के साथ, मिड कैप फंड का रिटर्न देगा शायद थोड़ी कम रिस्क के साथ, बैफ या इक्विटी सेविंग का रिटर्न देगा थोड़ी कम रिस्क के साथ। तो इसके साथ आपको रिस्क बेस्ड बाइंग जो मैं कहती हूँ वो बहुत जरूरी है। अब हर एसआईएफ की रिस्क अलग होगी एंड आई थिंक एज एन इन्वेस्टर आपको वो डेटा देखना चाहिए। सो व्हाट आर द थिंग्स जो आप देख सकते हैं। अच्छा, एसआईएफ में लॉन्ग कितना है, शॉर्ट कितना है, ये सबसे पहले आप सवाल पूछ सकते हैं। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। आपके ग्रो पे भी कुछ स्टेटिस्टिक्स बहुत अच्छे पब्लिश होते हैं जिनको लोगों को बहुत जानकारी से देखना चाहिए। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है इसका, बेटा क्या है कि मार्केट 1% गिरता है तो आपका एसआईएफ कितना गिरेगा। रोलिंग रिटर्न क्या है, एक साल अगर मैं निवेश करूं, 2 साल निवेश करूं तो अच्छा क्या हो सकता है, बुरा क्या हो सकता है। ये वो सवाल हैं जो आपको पूछने चाहिए एंड ऑनेस्टली अगर आपको रिस्क नहीं समझ आती है तो प्लीज निवेश मत करिए। बट अलग अलग एसआईएफ के अलग अलग रिस्क होंगे। इक्विटी वाले के ज्यादा होंगे, आमतौर से हाइब्रिड के थोड़े कम होंगे और फिक्स्ड इनकम के कम होंगे। और अलग अलग तरह के रिस्क हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस फिक्स्ड इनकम एसआईएफ में अगर किसी ने क्रेडिट डाला है तो उसकी अलग तरह की रिस्क होती है। तो एक ब्लैंकेट तरीके से कहना क्या है ये मुश्किल है एंड ये थोड़ा नुआंस में समझना है। फॉर इंस्टेंस अनदर एग्जांपल, अगर किसी ने अ, एक बैंक को, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक को खरीदा और एक पीएसयू बैंक को शॉर्ट किया, तो आप कह सकते हैं कि 5 रुपए प्राइवेट सेक्टर बैंक खरीदा, 5 रुपए पीएसयू शॉर्ट किया, नेट एक्सपोजर तो जीरो है। अगर वो प्राइवेट बैंक का स्टॉक घटा और पीएसयू का बढ़ा तो वो तो दोनों साइड से मार खाएगा। ऐसी भी रिस्क हो सकती Hmm. Okay, okay. So, when we talk about risk, हम equity mutual funds में बोलते हैं कि आपका sectoral fund सबसे ज़्यादा risky category माना जाता है and of course large cap शायद थोड़ा कम risky होगा etc. अब अगर हम ऐसा देखें तो आपने बोला कि एक है जिसमें I think the top 100 stocks are considered, तो वो can we compare that to a large cap mutual fund? Can we say कि risk wise जो ऐसा एसआईएफ है जो टॉप 100 स्टॉक्स को कंसिडर कर रहा है, दैट विल बी कंपेरेबल टू अ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, और जो सेक्टर रोटेशन एसआईएफ है वो शायद हम एक सेक्टरल फंड के साथ कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ रिस्क। आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ पर्सपेक्टिव। है। सो आई वुड से इक्विटी में जो 3 कैटेगरी हैं, जो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट है वो थोड़ा फ्लेक्सी कैप टाइप है। अब वो कैसे डेरिवेटिव यूज अच्छा, करते ओके। हैं वो आप देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप टाइप आप देख सकते हैं रिस्क। अब फ्लेक्सी कैप में अगर 70 स्टॉक है, इसमें 40 हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा आ जाएगी। शॉर्ट है तो देखना पड़ेगा, बट दैट्स द एक्स टॉप 100 है कैटेगरी। सो इट हैज एक्चुअली स्टॉक्स एक्सक्लूडिंग द टॉप 100। तो वो एक्सक्लूडिंग आप टॉप 100 कंपेयर कर सकते हैं मिड एंड स्मॉल कैप के साथ। एंड स्मॉल कैप। मिड एंड स्मॉल कैप है, ओके। मिड एंड स्मॉल कैप और सेक्टर रोटेशन को आप सेक्टर रोटेशन फंड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये जो 2 कैटेगरी ओके। हैं हाइब्रिड में जिसमें काफी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, इनको आप हाइब्रिड फंड से कंपेयर कर सकते हैं। कुछ आर्बिट्राज फंड जैसा, कुछ इक्विटी सेविंग्स फंड जैसे होंगे, कुछ मल्टी एसेट फंड जैसे होंगे, कुछ अग्रेसिव हाइब्रिड। इस ब्रैकेट की रिस्क में देख सकते हैं। और डेट वाले को थोड़ा आप डायनामिक बॉन्ड फंड और क्रेडिट फंड की रिस्क की, मैं ब्रॉडली बता रही हूँ। ओके, फेयर। ओके, हाउ अबाउट द बेंचमार्क? म्यूचुअल फंड्स में हमेशा बेंचमार्क देखते हैं, राइट, कि इस फंड का अंडरलाइंग बेंचमार्क क्या है, तो एसआईएफ में अंडरलाइंग बेंचमार्क वुड बी व्हाट? सो एसआईएफ बेंचमार्क विल डिपेंड कि एसआईएफ कर क्या रहा है। सो अगर एसआईएफ बहुत कंजर्वेटिव है, ज्यादातर उसमें आर्बिट्राज पोजीशन है, तो या तो आर्बिट्राज होगा उस बेंचमार्क में या फिक्स्ड इनकम होगा और इक्विटी एक्सपोजर कम होगा। अगर एसआईएफ इक्विटी ओके। कर रहा है जैसे एक्स टॉप 100, तो मे बी इट्स बेंचमार्क विल बी समथिंग लाइक निफ्टी मिड एंड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स। अगर फ्लेक्सी ओके। कैप है, मे बी इट्स बेंचमार्क विल बी समथिंग लाइक बीएसई 200। आई थिंक लोगों को ओके। कंफर्ट इससे मिलना चाहिए कि जो रूल्स एमएफ के बेंचमार्क के लिए हैं और जिस रिगर्ड से वो बेंचमार्क सेट होता है वो ही एसआईएफ में अप्लाई करता है, क्योंकि सेबी हर स्कीम अप्रूव करती है और बेंचमार्क तो बहुत सवाल पूछती है हमसे। ओके। ओके। सो जैसे हम पीएमएस में देखते हैं ना राधिका जी, कि इसमें आपका पोर्टफोलियो कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप एज एन इन्वेस्टर, आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कस्टमाइज़ कर पाएँ। यू कैन डिसाइड कि कौन से स्टॉक्स में पैसा जाएगा नहीं जाएगा। क्या एसआईएफ में कस्टमाइजेशन पॉसिबल है? नहीं, एसआईएफ एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, तो वो म्यूचुअल फंड जैसा ही है। तो जो है आपको वैसा दिखेगा। अगर आपको वो नहीं पसंद तो आप दूसरी कैटेगरी का या दूसरी एएमसी का ले सकते हैं, लेकिन एक पूल्ड फंड है।
नाउ यू सेड कि एक इवॉल्व्ड इन्वेस्टर के लिए है, राइट? एंड व्हेन वी से इवॉल्व्ड इन्वेस्टर, आप हमें थोड़ा और डिटेल में बताइए कि किस तरीके के इन्वेस्टर के लिए आइडियल होगा। जब हम इवॉल्व बोलते हैं, डेफिनेटली वो कोई न्यू इन्वेस्टर तो नहीं होगा। सो जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड कि who would be the right category of investor for this? सो आई थिंक 3 चीज़ें आपको सोचनी चाहिए एज़ एन इन्वेस्टर। सबसे पहले तो जो एसआईएफ कर रहा है और थोड़ी आपको डेरिवेटिव्स की समझ होनी चाहिए कि ये कर क्या रहा Okay. है, नहीं तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स प्रोडक्ट, वो म्यूचुअल फंड ही है। वो इंडेक्स फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, बैफ जी। सब है। तो आपको थोड़ी डेरिवेटिव्स की बेसिक समझ होनी ज़रूरी है। दूसरा, ये जो मैंने आपको रिस्क बेस्ड एनालिसिस है कि अलग-अलग फंड्स हैं, उनका क्या रिस्क है और आपके लिए क्या सही है, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको रिस्क की समझ होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, लोग मेरे से पूछते हैं, मेरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का है, क्या मैं एसआईएफ अपने एसेट एलोकेशन में डाल दूँ? एंड आई फाइंड इट अ वेरी फनी क्वेश्चन बिकॉज़ यू डोंट आप ये मत करिए कि मेरे पास म्यूचुअल फंड है, अरे एक नई चीज़ कोई बाज़ार में आई है, एसआईएफ खरीद लेते हैं। वो एसआईएफ क्या कर रहा है? कितना रिटर्न देगा, कितना रिस्क देगा और आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं, ये सवाल पूछिए। फॉर इंस्टेंस मैं अपने ही फंड का उदाहरण ले लेती हूँ। हमने अपने एसआईएफ ब्रांड्स का नाम है ऑल्टीवा के अंदर पहला हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट एसआईएफ लॉन्च किया। अब वो एक आर्बिट्राज प्लस प्रोडक्ट है, काफ़ी कंज़र्वेटिव प्रोडक्ट है। वो ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट नहीं है, इनकम ओरिएंटेड पोज़ीशनिंग है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म 5 साल के ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए वो प्रोडक्ट नहीं है। तो वो आप इसलिए मत खरीदिए क्योंकि वो एसआईएफ है। लेकिन अगर आप एक इनकम ओरिएंटेड इन्वेस्टर हैं, तो आप ज़रूर उसको देखिए अगर आप उसको आपको समझ आए। तो ज़रूरत के हिसाब से चीज़ लीजिए, ना कि क्योंकि बाज़ार में कोई नई शाइनी शाइनी सी गाड़ी आई है। Okay, fair enough. So when we talk about this product, आई थिंक एक जो चीज़ इन्वेस्टर ज़रूर जानना चाहेंगे वो ये है कि इसमें रिटर्न पोटेंशियल कितना है, राइट? एंड यू सेड कि ऑफ कोर्स रिस्क शायद इसमें मैनेज बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। हाँ, सो डू दीज फंड्स और डू दिस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैव, क्या इनमें पोटेंशियल है कि वो अल्फा जनरेट कर पाए इन्वेस्टर्स के लिए? दे शुड बट इट माइट बी मोर रिस्क अल्फा देन रिटर्न अल्फा। अगेन मैं आपको कैटेगरी वाइज़ थोड़ा-सा एनालिसिस दे सकती हूँ। आई थिंक इक्विटी कैटेगरी में पोटेंशियल है कि ये फंड्स इक्विटी या निफ्टी को बीट करें, कम रिस्क के साथ। जैसे मुझे लगता है एक्स ओके। टॉप 100 जो कैटेगरी है, बहुत अच्छी कैटेगरी है। अगर आप अच्छे जी। तरीके से इस फंड को चलाएँ, तो आप मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स को बीट कर सकते हैं और स्मार्टली थोड़ी रिस्क कम कर सकते हैं। तो ये है। मुझे लगता है हाइब्रिड कैटेगरी में आप आर्बिट्राज फंड से, अगेन मैं ऑल्टीवा की बात करूँगी, आर्बिट्राज फंड जो कि एग्जिस्टिंग फंड है, उससे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क बिना बढ़ाए, तो ये कर सकते हैं। डेट में भी अगर आप अच्छे से काम करें, तो आप एग्जिस्टिंग मीडियम टर्म डेट फंड्स को बीट कर सकते हैं, तो अल्फा की पोटेंशियल है रिस्क ओके। कम करने से। Okay, okay. Yeah, so when we talk about this product, of course आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बात की, यू स्पोक अबाउट अल्टीवा, लेकिन हम थोड़ा और डिटेल में जानना चाहेंगे। सो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इसमें आप, ऑफ कोर्स इट्स अ हाइब्रिड एसआईएफ एज यू सेड, तो आप थोड़ा इसमें और डिटेल में बताइए कि हाउ इज़ दिस प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्ड, एंड हमारे जो निवेशक हैं वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें? Sure. So first, of course, you can invest on the Grow website and lots of other places, but that's the way you can Yeah, invest. And investing is, I think, yeah, very seamless and easy, जैसे एमएफ में करते हैं। अब ये प्रोडक्ट sure. क्यों डिजाइन किया? कंज्यूमर की एक नीड क्या है? क्योंकि हम जब भी कुछ डिजाइन करते हैं, हम सोचते हैं कि मार्केट में ऐसी क्या निवेशक की नीड है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। आज हालांकि हम बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, इक्विटी है, पीएमएस है, डायरेक्ट स्टॉक्स हैं, एसेट एलोकेशन में इनकम ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स भी चाहिए, सेफ्टी वाली प्रोडक्ट्स भी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ जी। साल से हम देख रहे हैं फिक्स्ड इनकम फंड्स में लोग हिचकिचा रहे हैं पैसा डालने से, क्योंकि टैक्सेशन बहुत हाई हो गया है जो फुल टैक्स हम्म। ब्रैकेट में है। अगर आप फिक्स्ड इनकम में पैसे डालें, चाहे किसी भी टेन्योर के डालें, तो मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स लगता है। तो हमने सोचा, और आर्बिट्राज फंड है, लोग आर्बिट्राज फंड में पैसे डालते हैं लेकिन उसकी रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं है। तो क्या या। हम एसआईएफ के जरिए एक प्रोडक्ट बना सकते हैं जो आपको फिक्स्ड इनकम से आर्बिट्राज से ज्यादा कुछ परसेंट रिटर्न दे, लेकिन रिस्क ज्यादा ना बढ़ाए? ये हमारा
प्रॉब्लम स्टेटमेंट था Altiva के साथ. So can we try and do something that gives you few percentage more than arbitrage fund, एक टैक्स एफिशिएंट तरीके से, और ये हम कैसे करने की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है. तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक कोर और एक सैटेलाइट. कोर में हम करते हैं नॉर्मल आर्बिट्राज जो आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड करता है, और नॉर्मल फिक्स्ड इनकम ट्रिपल ए और डबल ए जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड करता है. जी तो इससे आपका बेस रिटर्न आता है. सैटेलाइट में हम करते हैं दो चीज. एक तो डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी. कुछ लोगों ने जैसे कवर्ड कॉल जैसी चीज सुनी होगी, मैंने एक स्टॉक खरीदा लेकिन उसके सामने कॉल बेचा, इसको कवर्ड कॉल कहते हैं. तो ऐसी लो रिस्क डेरिवेटिव स्ट्रेटेजी कर सकते हैं. दूसरा, कुछ लोगों ने स्पेशल सिचुएशंस के बारे में सुना होगा. आईपीओ जिसमें आप लिस्टिंग डे गेन्स पा सकते हैं, ओपन ऑफर आते हैं, बाय बैक आते हैं, अभी हाल ही में कुछ बाय बैक्स आए हैं. ऐसी चीजें कम करके आप कोर के ऊपर थोड़ा रिटर्न डाल सकते हैं. तो केक एंड आइसिंग ऑन द केक. एंड इसमें कोई ओपन इक्विटी पोजीशन लंबे समय की नहीं है. तो हम किसी स्टॉक पे लंबा फंडामेंटल बेट नहीं ले रहे. हम फिक्स्ड इनकम और आर्बिट्राज कर रहे हैं और थोड़ी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके ओके. क्या इन फंड्स में कोई लॉक इन होता है राधिका जी? So it depends on the fund manager. I think हमारे में कुछ few months का exit load हमने डाला हुआ है. But ओके जहाँ मैं Altiva की बात करूँ, ये प्रोडक्ट सेंस नहीं बनाता unless आप 2 साल का पैसा डालें. हमने 2 साल का लॉक इन नहीं डाला. बट क्योंकि टैक्सेशन 2 साल के बाद ही आपको एडवांटेजेस लगेगी. ओके ओके. नाउ लेट्स से कि मुझे 10 लाख रुपया है मेरे पास एक एसआईएफ प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, एंड आई फिट इन टू दैट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर जो आपने डिस्क्राइब किया, उस आई फिट इन टू दैट पर्सोना. सो डू यू थिंक कि मैं एक ही एसआईएफ में डाल सकती हूँ, या वो 10 लाख को मैं मल्टीपल एसआईएफ्स में स्प्लिट कर सकती हूँ? So it depends on the need. For instance, अगर आप equity oriented चीजें कर रहे हैं जिनमें ज्यादा रिस्क है, maybe you can split it on one or two. It also depends कि मार्केट में, अभी तो मार्केट में प्रोडक्ट्स ही बहुत कम है. So I think जी इसका कोई राइट आंसर नहीं है. इन द लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन सबके लिए हम एडवोकेट करते हैं. म्यूचुअल फंड में भी हम कहते हैं डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट. बट अभी आपको देखना पड़ेगा. एंड अगेन आई रिपीट, एसआईएफ तभी खरीदिए जब वो आपकी एसेट एलोकेशन की नीड पूरी करता है. ओके ओके. बट आई थिंक एज पर द सेबी रूलिंग You आप can जो है एक वन एएमसी वन पैन यू कैन स्प्लिट इट अक्रॉस मल्टीपल Yes, एसेट्स, yes, राइट? दैट you इज can. अलाउड. And you know, over time, multiple AMCs will have multiple products. Like in a year, I think हमारे 2-3 हो जाएंगे. तो अभी तो कोई जैसे हमारे या पास आ रहा है तो उसे 10 लाख से 10 लाख एक ही में डालना पड़ेगा. But over time, as we राइट. launch more things, ये खुल जाएगा. Sure. Okay. Okay. So yeah, I think we've spoken, to a large extent. मेरे दिमाग में जो सवाल थे SIF से related मैंने आपसे पूछ लिए हैं. Anything else that you would like to add about SIF before we, move on with the next part of our conversation? No, I think बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, बहुत अच्छी कैटेगरी है. इसके बारे में ओपन माइंड रखिए. अगर आप अभी निवेश के लिए रेडी नहीं है, इसको ट्रैक जरूर करिए, इसका डेटा जरूर देखिए. Okay. एंड मैं तो इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ. आई थिंक इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. Mm-hmm. Okay, okay. So let me ask you this question now, which is a pretty general question about investing. And, at least I've realized in the last 10-15 years of interacting with investors, जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि रिटर्न्स कितना है. इसीलिए मैंने आपसे वो सवाल भी पूछा एसआईएफ में भी कि रिटर्न्स कितना मिलेगा, बिकॉज आई थिंक इवेंचुअली हर इन्वेस्टर रिस्क उतना नहीं देखते हैं, Returns देखते बाकी पैरामीटर्स को नहीं देखते हैं, बल्कि जब हम एक फंड सेलेक्ट भी करते हैं तो सबसे पहले आप रिटर्न्स ही देखेंगे हाँ. कि पिछले 1 साल 2 साल के रिटर्न्स कितने थे. सो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल सच इन्वेस्टर्स जो सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को या अपने फंड को सेलेक्ट करते हैं? I think it is like buying a car again, looking at one parameter. And आमतौर से one parameter does not do enough. Now returns are important. हम सब निवेश करते हैं रिटर्न्स के लिए. लेकिन रिटर्न्स कितने टाइम में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और क्या करके आ रहे हैं, रिटर्न्स के पीछे क्या है, ये हम लोग नहीं पूछते. और मेरे हिसाब से वो जानना बहुत जरूरी है. दूसरा, आई थिंक आजकल क्या हो गया है, हम 6 महीने के रिटर्न, 1 साल के रिटर्न देखते हैं. वो मुझे बहुत डेंजरस लगता है, क्योंकि अगर आपको रिटर्न भी देखना है ना, तो आप 10 साल का देखो, 5 साल का देखो, क्योंकि जी तब आपकी जो है ना निवेश से एक्सपेक्टेशंस करेक्ट होंगी.
अगर आप 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो आप देखेंगे कभी मिड कैप इंडेक्स 20% गिरी है, कभी 90% भागी है। अब इन दोनों में से कोई सही नहीं है। मुझे लगता है जो सारी गलतियां इन्वेस्टिंग की होती हैं वो रिटर्न्स, वो ये जो रिटर्न्स मिसमैच है इसके कारण। Okay, okay. So, I mean, when we look at, when we say कि सिर्फ returns को नहीं देखना चाहिए, तो can you please help us understand कि वो क्या-क्या parameters हैं जिसको देख के मुझे, and you know, I want a very, like, if you can just tell us कि ऐसे 3 चीज़ें देखी हैं, 4 चीज़ें देखी हैं, जिससे that is more than enough for you to select a fund for yourself. Can you help me understand that? So I think AMC, parameter one is AMC comfort and investment process। करता क्या है फंड, Okay, ये मैं देखती हूँ। जब आई एम जस्ट टेलिंग यू okay, द पैरामीटर्स, जब मैं फंड सेलेक्ट करती हूँ मैं क्या देखती हूँ, करता sure. क्या है फंड, कब अच्छा करेगा, कब बुरा करेगा। कब बुरा करेगा वो जानना बहुत जरूरी है, बट करता क्या है ये फंड, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, जी, कब अच्छा करेगा, कब बुरा करेगा। दूसरा जो कोई नहीं देखता, इसका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से आपको सब समझ आ जाता है कि फंड मैनेजर सोचता क्या है। तो पोर्टफोलियो निकाल के देखिए। और तीसरा, एक रिटर्न्स का मेट्रिक जो मैं देखती हूँ, 5 साल का इसका रोलिंग रिटर्न क्या है, अच्छे टाइम में क्या जी. है, बुरे टाइम में क्या है। ये तीनों चीजों से आप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर आप गलत नहीं जाएंगे। Okay. So, do you think sharp ratio देखना, standard deviation देखना, is it necessary या फिर वो हम ना भी देखें तो चलेगा as long as these 3 are solid enough? जो मैंने आइटम वन का ना कि फंड करता क्या है, वो ये एक्चुअली काफी अच्छे से कैप्चर कर देता है। अगर आपको और अच्छा. इलेबोरेट मैट्रिक्स देखने हैं तो आप देख सकते हैं, बेटा, शार्प रेशियो एक्सेट्रा। बट यूजुअली अगर आप पोर्टफोलियो और स्ट्रेटेजी देख लें तो ये समझ आ जाएगा। Okay. So now that just brings me to one more question around SIF जो शायद मैंने मिस कर दिया था आपसे पूछना कि एज एन इन्वेस्टर अगर मुझे SIF का पोर्टफोलियो देखना है, मुझे उसके बारे में, जैसे म्यूचुअल फंड्स के लिए हम फैक्ट शीट देखते हैं, तो SIF के लिए इज देयर अ फैक्ट शीट या फिर हाउ डू आई चेक the portfolio of or the details of a particular SIF? So lot of details will be on platforms like yours। हमारी वेबसाइट पे तो Okay. कंप्लीट डिटेल होगी। हम हर महीने अपनी SIF की फैक्ट शीट भी रिलीज करते हैं, आई एम श्योर और लोग करते होंगे, Okay. जिसमें पोर्टफोलियो डिटेल्स आती हैं। सी SIF की क्या अच्छी Okay. बात है, इट इज कवर्ड बाय द सेम रेगुलेशंस जो म्यूचुअल फंड को लागू होती है। इनफैक्ट अगर Okay. आप एम्फी की वेबसाइट पे जाके देखें तो SIF का डेली नैव भी वहां आपको दिखेगा, और वो डिस्क्लोजर Okay. के साथ इम्प्रूव हो रहे हैं। Okay, okay. Yeah, because I think fact sheet is such a beautiful document और हम सब fact sheet को इतने closely देखते हैं, तो I think SIF के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि मुझे कहाँ information मिले. So yeah, thank you for that. Okay, wonderful. So you know, now Radhika ji, I want to ask you about or talk to you about gold and silver, and I Yes। think I'm sure आपने अभी in the recent past जितने भी interviews दिए होंगे, आपसे हर किसी ने ये पूछा होगा कि अभी गोल्ड और सिल्वर को लेके आपका क्या व्यू है, कंसिडरिंग कि हमने देखा है कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा है इन द रीसेंट पास्ट, एंड बट वी डू बिलीव कि इट्स अ ग्रेट लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, राइट? आई थिंक यू विल अग्री विद मी कि चाहे हम गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों अच्छे ही हैं। तो आप हमें पहले तो ये बताइए कि इतना प्राइस क्यों बढ़ा है, हाँ। एंड एट द सेम टाइम क्या हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या यू थिंक करेक्शन होगा, वेट करना चाहिए? See, I launched a first of India product called Gold and Silver Fund of Fund 3-4 साल पहले बात है। जी. बर्थडे के दिन ही उसका पहला नया निकला था। एंड ओके. तब गोल्ड एंड सिल्वर के पास्ट रिटर्न्स इतने बुरे थे कि मेरी टीम ने कहा प्रेजेंटेशन में डालने लायक नहीं है। एंड आई थिंक उस NFO में हमें 10 करोड़ भी नहीं मिले थे। आई थिंक लास्ट मंथ वी आर ओके. कलेक्टिंग 20 करोड़ अ डे। तो गोल्ड एंड सिल्वर का तो सेंटिमेंट ही बदल गया है बिकॉज ऑफ पास्ट रिटर्न्स। जी. नाउ अगेन व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू थ्रू आउट दिस कॉन्वर्सेशन, पास्ट रिटर्न्स देख के बायस नहीं होना है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स भी देखने हैं। लॉन्ग टर्म आई थिंक गोल्ड इज लाइक अ जोकर इन योर पोर्टफोलियो। बुरे वक्त में जब इक्विटी मार्केट में बुरा वक्त आता है, वो आके आपको सरप्राइज देके पोर्टफोलियो की प्रोटेक्शन देता है। Silver is like, if gold is the large cap of commodities, silver is the mid cap. It is an industrial plus precious metal demand. Volatile भी ज़्यादा है. That's why, by the way, we made this 50% gold and silver FOF. We said it was like a large and mid cap mix. I think, जी. we're launching a silver one, a plain silver one very shortly. But I think gold and silver should be part of your portfolio. But asset allocation के हिसाब से तो अगर आपके पोर्टफोलियो में 10, 15, 20% गोल्ड सिल्वर का कॉम्बो है तो वो अच्छी चीज है।
लेकिन फोमो के कारण उसे ना खरीदें, दैट इज इम्पोर्टेंट. फॉर इंस्टेंस, आई डू एन SIP इनटू आवर गोल्ड एंड सिल्वर FOF. Like I जी. do an SIP into equity funds, I also do an SIP into that. वो क्यों नहीं हो सकता? Yeah, yeah. But do you think there's a correction expected? I mean, ये सवाल ना मुझसे on a daily basis पूछा जाता है जब भी मैं अपने workshops करती हूँ कि प्लीज़ बताइए कि क्या गोल्ड और सिल्वर में correction expected है? क्या हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए? It is difficult to say. Frankly, gold का जो run up है, it is not driven by retail demand. It is driven by central bank की demand जो gold को Yeah. as a source of value देख रहे हैं. सिल्वर कुछ टाइम से अंडर वैल्यूड रहा है, एंड लास्ट ईयर ऑल्सो वी हैड सेड कि सिल्वर में ये रैली आने वाली है. अब 10-15% 20 का कूल ऑफ होना वो किसी भी एसेट क्लास में कभी हो सकता है. आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टाइम दीज थिंग्स. Okay. So I would say, you know, like my parents say this these days कि बेटा गोल्ड और सिल्वर में डाल दो, लॉन्ग टर्म में तो अच्छा करेगा ही, डोंट वरी अबाउट द प्राइस राइट नाउ. दे आर नो एक्सपर्ट्स बट दे बिलीव यू नो कि गोल्ड और सिल्वर अच्छा इन्वेस्टमेंट है, तो अभी चाहे जो भी प्राइस है डाल दो. अगर मत तुम्हें करो कि ये वो 100% 50% पोर्टफोलियो का लेके ऑफ सारा कोर्स सिल्वर में डाल दे, ऐसे काम मत करो. ऑब्वियसली नॉट. Gradually, as I said, an SIP into a gold and silver fund, for instance, is a very nice thing to do. Exactly, yeah, yeah. Oh, I'm completely with you on this, and I absolutely believe कि अगर गोल्ड और सिल्वर में डालना है तो अगर आप confused हो कि आगे जाके क्या होगा तो SIP कर लो, you know, you'll be better off that way. Yeah, absolutely. Okay, so now let me ask you this very interesting question, and I think you know, considering Radhika, you are so famous, you handle some amazing funds, you're the CEO of a very big fund house, you're a woman who's juggling so many responsibilities. तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो भी women viewers हैं, जो भी ऐसी you know the investors who the women who would like to invest लेकिन शायद वो hesitant हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे लोगों के साथ interact करती हूँ and I deal with talk to a lot of women, and I think they have their different set of challenges, right? So I would like you to tell them कि you know, as women, why should we focus on investing? Be it in any product, right? I mean, I'm not talking product specific, but as an investor, I think definitely as women, the percentage has gone up in terms of number of investors in the last, say, 5 years. Lekin, you know, I would like you to tell our women investors why they should have a very strong understanding of investments. Because I think it is a life skill. Very simple answer. I think it is not about anything else. It's not about whether women are good at money, bad at money. पैसे manage करना एक life skill है. You know, there's been a very Yeah. famous campaign in this country called Beti Bachao, Beti Padhao, because we think Yeah. literacy is a source of empowerment. It's a very successful campaign. Yeah. आई थिंक लिटरेसी सिर्फ क्लासरूम में बनती, लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी को भी लागू होती है. आई कम फ्रॉम अ जनरेशन फैमिली ऑफ largely or entirely working women, and I think financial independence is very important. आत्मनिर्भरता एक शब्द जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत पॉपुलर किया, वो जिंदगी में बहुत ज़रूरी चीज़ है. तो खुद के पैसे कमाना और खुद उनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़िंदगी में खाना बनाना, कुछ सँभालना, कुछ भी आउटसोर्स कर सकते हो। बट ये काम आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो आपके खुद के कमाए हुए पैसे हैं, दूसरा आपको ये Yeah. आता है, और तीसरा ज़िंदगी बहुत अनसर्टेन है। You know, we've seen, Yeah. I mean, the number of stories I can tell you, you know, it breaks my heart. So life is uncertain. And most of women's anxiety कि पैसे नहीं मैनेज करने comes from two things. One is just laziness कि यार कोई और कर लेगा. This is not one place to go. Hmm. And second is मुझसे ना हो पाएगा. That I disagree. I think women have always managed the budget of the home so well. They can't invest Yeah. in a bunch of mutual funds. और आजकल तो आप लोगों के कारण, हम लोगों के कारण resources इतने हो गए हैं. बस आपको सीखने जी. की देर है. Yeah, yeah, absolutely. And I think that's one of the big reasons why Amphi also has such a strong focus on creating awareness, especially amongst the women cohort. And I think that's an amazing thing to do. Yeah. Okay. Just last, you know, last bits before we end this particular conversation. So, firstly, अगर मैंने mutual fund में मुझे consistent returns चाहिए, तो मेरी investment strategy क्या होनी चाहिए?
अब कंसिस्टेंट रिटर्न की डेफिनेशन अलग हो सकती है फॉर एवरी इन्वेस्टर, बट आई वुड आस्क यू टू टेल अस कि अगर मुझे कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ से 5-10 years, तो मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? I think fund a multiple asset oriented portfolio, domestic equity, gold and silver, debt, little bit of international if it's available. You should have multiple asset classes. You should diversify across few good AMCs, but you should not diversify so much that you have 30 funds. So 8 to 10 funds Okay. max across few AMCs that you're comfortable with, and then don't rebalance it and touch it too much because you make a lot of mistakes and pay a lot of tax doing that. So review it once a year, make large changes less frequently, and finally सही एक्सपेक्टेशंस और अपने गोल के हिसाब से निवेश करिए, फिर आप ना नर्वस नहीं होंगे जब करेक्शन हो. Radhika, actually, I've missed one question, and I think I wanted to ask you this. So we'll probably put it somewhere in before this conversation ends. So this is about the 10-30-50 rule. So I'll just ask you that question. So Radhika ji, can you quickly help us understand what is this 10-30-50 rule for building wealth? I think it's the most popular framework from Mango Millionaire, but it's very simple because people always come and say, I am earning 30,000 rupees a month. What do I do? And how much Yeah. do I save? And so I have a simple framework which we have in the book. 20s, save 10% of your wealth, 10% of your post-tax income. And if it feels less, don't stress because in your 20s, habit formation is, बस आदत अच्छी डाल लो, बाकी खुद हो जाएगा. In your 30s, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा दिखानी पड़ेगी, save 30%. In your 40s, you have to start planning for retirement and also save 50s. So 20s, 30s, 40, 10, 30, 50 of your post-tax income. If you can do more, great. But this is a very good thumb rule to start. Just so any learnings, Radhika? You've been an investor for what, more than 20 years now, I'm guessing. तो आपकी खुद की पर्सनल लर्निंग्स क्या रही हैं आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट जर्नी में? I think the biggest one is to do a lot of research before you start investing rather than after. So ask a lot of Okay. questions. I feel we ask a lot of questions of our investments निवेश करने के बाद. हम निवेश करते हैं ऐसे और फिर बहुत सारे questions पूछते हैं. I think questions पहले पूछने चाहिए और फिर जर्नी अच्छी रहती है. Okay, okay. And any book recommendations, considering आपकी book recently आई है, so would you recommend The Mango Millionaire to everyone, I or recommend, do you have other books as well? because of my son, I've been doing a little less reading, but I will recommend The Mango Millionaire in both English and also now available in Hindi. Okay, you want to talk a little bit about your book? Yeah, I think, look, it's a very basic book. It's for people जो cooking से कतराते हैं, and the idea is कि by the end of the book उनको basic घर का खाना बनाना आ जाए. It's that for investments. I think बहुत सारी किताबें जो लिखी जाती हैं पैसे पे, they are for people who understand money. This is for the आम person. This is for the आम आदमी औरत जिसको सिर्फ पैसे के जरिए एक dignified life जीनी है. That's all it's for. It talks about the basics of how to save, कितना सेव करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड्स कैसे मैनेज करने चाहिए, बजटिंग, इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, फिर थाली खुद की कैसे बनाते हैं, इंश्योरेंस कितनी लेनी चाहिए, SIP, SWP कैसे यूज करें, लिटरली द बेसिक्स, कुकिंग गाइड ऑफ कुकिंग वर्जन ऑफ MF money book, not MF. Wonderful. Yeah, so I think we would definitely recommend the viewers to go ahead and pick a book from the bookshelf. Thank you so much. Sure. Thank you so much, Radhika. I think it was a wonderful conversation. I had a great time. It's always nice talking to you. Always you give all your answers in such a nice, casual way. So thank you so much for your time again. I know you're super busy. So thank you. Thank you. So much. Wow, that was such a wonderful conversation with Miss Radhika. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस राधिका से SIF विच इज स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड और म्यूचुअल फंड्स के बीच में डिफरेंस के बारे में बात करी. तो मिस राधिका सेज कि SIF जो हैं वो बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स के जैसे ही काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड टैक्सेशन, लेकिन वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं. इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है SIF में वो है 10 लाख रुपया. SIF में एक डेरिवेटिव एलिमेंट भी होता है जो फॉलिंग स्टॉक मार्केट में उनमें प्रॉफिट बनाने में उनकी मदद करता है. दिस इज नॉट पॉसिबल इन म्यूचुअल फंड्स.
फिर हमने मिस राधिका से SIF में अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की बात करी है। फिर मिस राधिका ने बोला कि जैसे म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, वैसे ही SIF में भी ऐसे अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे इक्विटी, डेट या हाइब्रिड। सो फॉर एग्जांपल अगर हम इक्विटी स्ट्रैटेजीज की बात करें तो उसमें इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड्स होते हैं, इक्विटी X100 लॉन्ग शॉर्ट फंड्स होते हैं, या फिर सेक्टर लॉन्ग शॉर्ट फंड्स होते हैं। और अगर हम डेट साइड की बात करें SIFs में तो उसमें डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड्स होते हैं या फिर सेक्टर डेट लॉन्ग शॉर्ट फंड्स होते हैं। इसमें हाइब्रिड में भी यू हैव एक्टिव असेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड्स या फिर हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड्स। फिर हमने मिस राधिका से SIF में रिस्क के बारे में बात करी। मिस राधिका सेज कि अगर SIFs देखें तो इसमें शॉर्टिंग अलाउड है ऑन डेरिवेटिव्स, जिसकी वजह से आपका रिस्क जो है एक्चुअली थोड़ा कम हो जाता है। शी सेज कि आपको अपने फंड्स में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देखने चाहिए या फिर रोलिंग रिटर्न्स देखने चाहिए। एंड शी सेज कि अगर आपको समझ में नहीं आता है इन टर्म्स ऑफ हाउ इट वर्क्स तो आपको SIFs में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर हमने मिस राधिका से पूछा कि SIFs में किस तरीके के इन्वेस्टर को, विच टाइप ऑफ इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन SIFs। तो मिस राधिका ने बताया कि अगर आपको थोड़ा डेरिवेटिव्स का नॉलेज है तभी आपको SIFs में इन्वेस्ट करना चाहिए। SIFs में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि एक नया प्रोडक्ट है या एक फैड है, एवरीवन इज इन्वेस्टिंग, तो इसीलिए आपको इन्वेस्ट करना है। आपको ऑफ कोर्स अपना रिस्क टॉलरेंस देखना चाहिए, अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए, अपना असेट एलोकेशन देखना चाहिए, अपने फाइनेंशियल गोल्स देखने चाहिए, एंड इफ इट फिट्स ऑल ऑफ दिस तभी आपको SIF में इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर हमने मिस राधिका से SIF में रिटर्न्स के बारे में बात करी। एंड मिस राधिका सेज कि सबसे पहले जब आप रिटर्न्स की बात करते हैं तो आपको उस SIF की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को ज़रूर देखना चाहिए। फिर आपको उस फंड का पोर्टफोलियो ज़रूर देखना चाहिए जो आपको एक अपने फंड मैनेजर की थॉट प्रोसेस समझने में मदद करेगा। एंड शी ऑल्सो सेज दैट यू शुड लुक एट द रोलिंग रिटर्न्स ऑफ द लास्ट 5 years। फिर हमने मिस राधिका से थोड़ा गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टिंग के बारे में बात की। एंड वी आस्क्ड हर कि क्या ये सही समय है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए। सो मिस राधिका सेज कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आपको गोल्ड की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। शी सेज कि अभी अगर गोल्ड का रेट बढ़ा है और गोल्ड की डिमांड बढ़ी है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक्स डिमांड। शी सेज कि गोल्ड आप एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। शी ऑल्सो सेज कि सिल्वर जो है काफी टाइम से अंडर वैल्यूड ही रहा है एंड नाउ द रेट्स आर गोइंग अप। शी ऑल्सो सेज कि अगर आपको गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना है तो फोमो के बेसिस पे मत करिए कि हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है इसीलिए मुझे इन्वेस्ट करना है। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर असेट एलोकेशन। शी ऑल्सो सेज कि हमें अपना गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट टाइमिंग के हिसाब से नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइम द मार्केट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो जो आइडियल तरीका होगा गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का, दैट इज थ्रू SIPs। फिर हमने मिस राधिका से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टिंग। एंड मिस राधिका सेज कि हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज्यादा रिसर्च करनी चाहिए, देन वी शुड इन्वेस्ट। जनरली लोग क्या करते हैं कि पहले वो इन्वेस्ट कर देते हैं फिर वो सवाल पूछते हैं। आपको पहले सवाल पूछने चाहिए, देन यू शुड इन्वेस्ट। So that was about it in this particular episode. I hope all of you had a wonderful learning experience. Please do like this video, share it with everyone. Please drop in your comments and tell us if you like this video or not. And please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, which is called Mutual Funds with Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.